चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे, हम लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। कितना? 10 कर चुके हैं। आज 11 नंबर टेस्ट सीरीज है। हम लोग का आज 11 नंबर टेस्ट सीरीज है। ये आपका बिहार एसएससी और बिहार पुलिस और जो भी आपका साइंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं, कोई अन्य एग्जाम जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसे सभी में कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें रिवीजन, थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहता है। कॉन्सेप्ट, थ्योरी और रिवीजन कराया जाता है। इसका मेन मकसद इस सेट का है कि टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे पर डे और इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी और रिवीजन कराना है। इस टेस्ट का यही मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला आपका है क्वेश्चन, इसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने की क्या तरीका है? जो इसमें प्रकाश होता है, प्रकाश का कितने रंगों का मिश्रण होता है? प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको अगर अलग अलग करना है तो ये कैसे किया जाता है? ये कितने का होता है? ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको अलग अलग प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है। इसको किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? प्रिज्म के द्वारा अलग किया जा सकता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रिज्म के द्वारा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। दूसरा दिया फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा दिया पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। और आपका चौथा दिया है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये किससे किया जाता है? प्रिज्म से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए इसमें है पहला, नींबू रस, जो इसका इधर जो भी दिया हुआ आपका पदार्थ दिया है, इधर पीएच मान दिया हुआ है, इसका मैचिंग करना है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है ये आपका 2.2 होता है। तो यहाँ से आप देख लेंगे ये क्या हो जाएगा आपका सी। इसमें देखेंगे एक का सी, एक इसमें दिया और दूसरा इसमें दिया है। अब देखिए जाठा रस का होता है 1.2, इसमें देखेंगे 1.2 का है, बी यहाँ पे, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक का सी होगा, यानी नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। 2.2 होता है। जाठा रस का कितना आता है? 1.2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10, इसका होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेट का होता है कितना? 14। ये पीएच मान का निर्धारण 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। और 7 उदासीन होता है। जो 7 उदासीन होता है, इधर का होता है 0 की ओर, इधर अम्लीयता होती है, इधर का होता है क्षारीयता होता है, इधर क्षारीयता होता है। देखिए ये जाठा रस का हो गया आपका कितना? 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो गया आपका 10, यहाँ से हो गया आपका 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेट का होता है कितना? 14। यहाँ से मैच करेंगे। एक का हो गया आपका सी, बी का हो गया आपका बी का बी, सी का देखेंगे तो डी, सी का डी, तो ये भी नहीं होगा, इसका डी। और यहाँ से होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ए, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो 0 से लेकर के पीएच मान का निर्धारण कहाँ तक किया जाता है? ये किया जाता है आपका 14 तक किया जाता है। और 7 बीच वाला क्या होता है? उदासीन होता है। बीच वाला उदासीन होता है, उदासीन होता है। और इधर जो बढ़ते हैं ये क्या होता है? क्षारीयता होता है। ये क्षारीय होता है। और इधर क्या होता है? ये अम्लीय होता है। ये बहुत से सेटों में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में हम बताए भी हैं। और ये 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। ये पीएच मान का, ये सेरेंसन ने सबसे पहले पीएच मान को निर्धारित किया था 1911 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य के निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये उत्सर्जन अंग होता क्या है? जो भी उत्सर्जन, जो मानव शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ मानव शरीर में होते हैं, उसको निकास के क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोला जाता है। तो उत्सर्जन में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा होता है? जो उत्सर्जन अंग होता है ये आपका त्वचा भी होता है, उत्सर्जन अंग, यानी स्किन भी होता है, त्वचा हो गया। ये बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत आपका फेफड़ा भी होता है, फेफड़ा भी होता है। ये सब आपका उत्सर्जित अंग है। ये सब उत्सर्जन के कार्य करते हैं। ये सब उत्सर्जन अंग है।
तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ये जो छोटी आंत होता है ये उत्सर्जित अंग नहीं है, ये बड़ी आंत होता है, हम भोजन को जो पच जाता है उसके बाद से किसमें बड़ी आंत में जाकर क्या होता है? उत्सर्जित हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं है, छोटी आंत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और देखते रहेंगे। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा, इसमें रिवीजन भी होगा, फिर से कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन में, और यहाँ पर थ्योरी भी मिलेगा। यहाँ पर तीनों चीज मिलेगा। आप लोग इसलिए रोजगार यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और साइंस को, मैथ को, रीजनिंग, जीके जी सारे कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, इसलिए बने रहेंगे। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन को चूज करना है। जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जो सड़ गल जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया मृदा पोषण तत्वों को पुनः पूर्ति करती है। हाँ, ये भी सही है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ा दी जाती है। लैंडफिल जो होता है, जो जमीन के अंदर गड्ढा खोल मतलब गड्ढा खोल करके उसमें डाला जाता है, तो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। यहाँ पर घट जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ बढ़ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह मच्छरों के प्रजनन स्थलों के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती है। सही है, दुर्गंध भी देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए दिया है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। इसमें क्या कहते हैं? प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। अब इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरोध। हम पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो समांतर श्रेणी में है, इसका क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 का मान इसमें कितना दिया है? आपका 3 ओम दिया है, और कितना दिया है? R2 का 4 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 ओम हो जाएगा। ये 7 ओम हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 7 ओम हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 ओम हो जाएगा। अब इसने पूछा विद्युत धारा की, जो प्रवाहित विद्युत धारा उसको ज्ञात करें। तो प्रवाहित विद्युत धारा का जो प्रवाहित विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है? V बाई जो प्रतिरोध होता है उसको हम लिख देंगे, जो यहाँ पर प्रतिरोध मेरा कितना है? प्रतिरोध आपका कितना है? आपका प्रतिरोध है 7। अब वोल्ट कितना दिया है? यहाँ लिखिएगा, वोल्ट दिया कितना? 5 दिया है। वोल्ट आपका कितना है? 5/7 एम्पियर। चूंकि हमसे पूछा विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/7। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा। एक बार और समझ लीजिएगा, इसमें दिया परिपथ का जो 3 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, 3 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत धारा का हमको क्या प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है। इसमें दिया है R1 कितना दिया है? 3 ओम, R2 दिया है कितना? 4 ओम, और बैटरी कितना का लगा है? ये आपका बैटरी कितना का लगा है? बैटरी लगा आपका 5 वोल्ट का। यहाँ से R1 जो प्रतिरोध है इसको ज्ञात कर लेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 = 7 ओम, और प्रवाहित विद्युत धारा को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो V बाई मतलब जो बैटरी है उसका मान अब बटा प्रतिरोध का लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5/7 एम्पियर। चूंकि विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यहाँ से नोट कर लेंगे, ये एम्पियर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाहिक चालक होता है, ये किसके लिए प्रयोग? ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्लेमिंग का बाएं जो हाथ होता है, ये आपका अंगूठा होता है, यहाँ से तर्जनी, यहाँ पर आपका मिडिल फिंगर होता है। ठीक है, ये आपका छोटा वाला हो गया आपका। ये बाएं हाथ का जो नियम होता है इसको याद रखेंगे, FMI याद रखिएगा। यहाँ से F क्या होता है? ये फोर्स रहता है उसका, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स रहता है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। ये सब फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम होता है, बाएं हाथ का नियम होता है। ये जो बाएं हाथ नियम होता है, अंगूठा होता है फोर्स को डिनोट करता है, जो मैग्नेट होता है ये मैग्नेट को डिनोट करता है,
और जो मिडिल फिंगर होता है तर्जनी होता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को करता है। वही आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये चीज विद्युत चालकी जो विद्युत चालक को लगने वाले बल की निर्धारण कौन करता है, तो विद्युत चालक के निर्धारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका निर्धारण कौन होता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। ये बाएं हस्त नियम होता है, ये जो होता है ये फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम होता है, बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, एफ एम आई मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा करंट। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किए गए हैं, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। जो जीन होता है ये जैसे अनुवांशिक चलते रहता है, पिता का जीन फिर से पुत्र में, वैसे ही आगे उसका क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। तो वही पूछा गया आपका जीन में क्या गलत लक्षण है। ये प्रोटीन के उत्पादन करने के लक्षणों का करता है, नियंत्रित करता है। ये देखिए ये सब लक्षण सब का दिक्कत करना है। जो जीन होता है उसके बारे में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हट गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापन उपकरण को हीटिंग एलिमेंट बनाने के हेतु जो चुने जाने वाले किसी पदार्थ का कौन सा गुण अनिवार्य मौजूद होता है। जो तापन हेतु अनिवार्य तत्व होता है ये किसका प्रयोग किया जाता है, ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे।